जी, जैसा मैंने कहा आप मनमौजी हैं। जी, जो मन करता है वो करते हैं। बिल्कुल। तो क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सत्सिंग जी आप बिल्कुल सही हैं। बाउंड्रीज़ कभी मुझे रोक नहीं पाई। परवाह नहीं करते सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ऐसे जो लोग क्या कहेंगे, ये परवरिश कभी बचपन से ही नहीं हुई। लोगों की परवाह मैंने नहीं की क्योंकि जब ज़रूरत थी, तब कोई लोग मेरे पास थे ही नहीं। और आपके जीवन का एक और प्यार रेजा, हाँ, इसकी क्या कहानी है? हाँ, रेज़ा देखा जाए तो एक कपड़ा है और बहुत गहरा संबंध हरियाणा से है इसका, ठीक है। जहाँ जहाँ कहते हैं कि सरस्वती बहती थी, वहाँ वहाँ रेज़ा बनता था, ठीक। तो आपका हरियाणा हो गया, आपका राजस्थान हो गया और आपका थोड़ा सा गुजरात जो लोथल टच कर रहा है। यहाँ यहाँ पे रेज़ा बनता था। The Haryana Talks presents She Talks, a podcast series dedicated to women, brought to you by our proud sponsor LPS Bosard and co-sponsored by Pathania School and Shri Balaji Mishthan Bhandar. नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंग। दी हरियाणा टॉक्स की शी टॉक श्रृंखला में आज हमारी मेहमान है ललिता चौधरी। आप टेक्सटाइल कम फैशन डिज़ाइनर हैं, इसके अलावा आप पहले पत्रकार भी रह चुके हैं और जो रेज़ा में आपने काम किया है उसके लिए आपको डिफरेंट स्टेट और नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एज एन एक्सपर्ट बुलाया जाता है। बाकी जो भी करती हैं दिल से करती हैं और बहुत ही मनमौजी हैं। ललिता चौधरी से आज हम बात करेंगे बहुत सारी। मैडम, आपका पहले शी टॉक्स की सीरीज़ में स्वागत है। धन्यवाद जी, जैसा मैंने कहा आप मनमौजी हैं। जी। जो मन करता है वो करते हैं। बिल्कुल। तो क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सत्सिंग जी आप बिल्कुल सही हैं। बाउंड्रीज़ कभी मुझे रोक नहीं पाई। मैं वही करती हूँ जो मुझे सही लगे। हो सकता है सोसाइटी में मिसफिट हो, आसपास में मिसफिट हो, पर अगर मुझे सही लग रहा है, मेरे लिए वो सही है। परवाह नहीं करते सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग तो मुझे अपने अलावा कोई दिखता ही नहीं है। मेरा खुद का कंपटीशन खुद से है। सेल्फ सेंटर्ड हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसे जो लोग क्या कहेंगे, ये परवरिश कभी बचपन से ही नहीं हुई। लोगों की परवाह मैंने नहीं की क्योंकि जब ज़रूरत थी, तब कोई लोग मेरे पास थे ही नहीं। तो लोग सोसाइटी की परवाह नहीं करते, तो सोसाइटी ऐसे लोगों को उपनाम दे देती है, एरोगेंट है, बड़बोली, मतलब इस तरह से नाम देते हाँ, हैं। हाँ। आपके भी उपनाम सुनने में तो आया होगा कहीं घूम फिर से। आपने तो बहुत सभ्य बोले हैं। मैंने तो और भी खतरनाक खतरनाक सुने हैं। हाँ, ये एक्सेप्ट। मेरा कोई रिएक्शन नहीं है क्योंकि मैं रिएक्शन तब दूं जब मैं वैसा हूँ। जब तक आप मुझे जानोगे नहीं, मेरे साथ टाइम नहीं बिताया है, आप मेरा व्यवहार नहीं जानते हो, आप किसी का सुन के अगर अपना आइडिया बना रहे हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। और मैं उसको करेक्ट करने कभी नहीं जाती। मैंने आपको मनमौजी इसीलिए कहा क्योंकि आप कभी गाड़ी लेकर निकल लेते हैं देश भ्रमण पे, कभी महाकुंभ में डुबकी लगाने चले जाते हैं और अकेले सोलो, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ। यूजुअली जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, दिल तो करता होगा, लेकिन जितने खुले मन से और आप चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि वाकई में वीमेन एम्पावर्डमेंट जो है वो यही है। देखिए सही आपने कहा और हम किसी के मोहताज नहीं है, ठीक है। जो सो कॉल्ड कोई भी मैन, चाहे वो पिता है, पति है, बेटा है, जो ये बोलते हैं कि भाई हमने तुम्हें परमिशन दिया है कि घूंघट मत निकालो, होते कौन हो भाई तुम? ठीक है, मैं अपना घर छोड़ के आपके घर आ रही हूँ, आपका घर बसा रही हूँ, आपका खानदान चला रही हूँ, मेरा तो कहीं नाम भी नहीं है और उसमें भी परमिशन भी आप ही दे रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें ना मुझे कभी एक्सेप्टेबल थी ही नहीं, ठीक। या तो चलो भाई मैं ब्याह के लेके गई हूँ, मेरा खानदान का नाम चल रहा हो, मेरा कुछ हो रहा हो, ठीक है, पर्सनली मेरे लिए कुछ हो, नहीं। दो लोगों की इक्वल जिम्मेदारी आज के टाइम पे। जैसे उन्हें दोस्तों के साथ जाने का मन कर रहा है, कोई भी आपका पार्टनर है, ऐसे ही फीमेल का भी मन करता है। हाँ, मैंने कभी मेरी मतलब मुझे परमिशन लेना ना कभी पसंद ही नहीं था। कभी मेरे फादर ने नहीं सिखाया। मेरी मम्मा कभी कभी टोक देती थी, खास करके पैसे मांगने पे। मुझे याद है एक बार ही मैंने पैसे मांगे कि मुझे 5,000 रुपये दे दो और
हमारा धनौल्टी ट्रिप जा रहा था और वहीं पास में ही पढ़ रही थी मैं, देहरादून से धनौल्टी कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। स्कूल की बात है? कॉलेज की बात है। तो कॉलेज, हम लोगों का कॉलेज, जब मैं कॉलेज में थी तो 11th क्लास भी 12th भी कॉलेज में ही होता था। सो 11th की बात है। तो मम्मा ने कि भाई किस लिए चाहिए, बस वहीं से दिमाग सनक गया। मैंने कहा अब नहीं चाहिए आपसे पैसे। और मैं ना साइन बिल्कुल यूं के यूं मेरी मम्मी के कॉपी कर लेती थी। पापा आए हुए थे हरिद्वार मेरे पास, मैंने कहा आप मेरे साथ बैंक चलो। पापा को बैंक में ले गई और फॉर्म भरा और 80,000 मम्मी के अकाउंट में पैसे थे, पूरे के पूरे निकाले। मैनेजर ने पूछा कि भाई बेटे पापा भी आए हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा था, पहले हरिद्वार उतना डेवलप नहीं था, बहुत ही मतलब 93-94 की बात बता रही हूँ, उतना कुछ डेवलप नहीं, एक दूसरे को लोग जानते थे बहुत अच्छे तरीके से। मैंने दूर बैठे मेरे पापा को दिखा दिया, हाँ वो बैठे हुए हैं, ठीक है। पहले मैं अकेली रहती थी, उन्होंने हाँ पापा भी आए हुए हैं, साइन मारा, 80,000 रुपये मिल गए। फिर कहाँ का धनौल्टी, मैं गोवा जाके रुकी। तो मुझे मतलब ना पसंद नहीं है, ठीक। अगर आपको मुझसे कुछ करवाना है आप रीज़न दो, इस वजह से आप ये नहीं कर सकते। मुझे समझ में आएगा मैं नहीं करूँगी, नहीं समझ में आया तो मैं पक्का करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सिर्फ ना कह देना भर काफ़ी नहीं है। तो जो फीमेल आज भी एक्सक्यूज़ देती हैं, और आप देखोगे अनपढ़ औरतें जो नहीं पढ़ी हुई हैं वो अपने ज़्यादा अधिकार जानते हैं, ठीक है। पढ़ी लिखी जितनी भी बेचारी है ना, ये अबला, वही हैं बनी हुई हैं जो जानबूझ के बनी हुई हैं, जो सक्षम है अपने अगेंस्ट कुछ भी करने के, किसी के भी अगेंस्ट स्टेप उठाने के, बस वही नहीं उठाते हैं। तो पढ़ने लिखने का फ़ायदा वहीं तक है, और वेमेन एम्पावरमेंट का भी तभी तक है जब तक आप खुद के लिए लड़ना शुरू ना करें। मतलब खुद लड़ना शुरू करोगे तो सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन लड़ना किससे है? खुद से लड़ना है, खुद की बाउंड्री क्रॉस करनी है। आज भी मैं देखती हूँ, अगर आपको घर की दहलीज से बाहर जाना है, वो दहलीज पार नहीं होती है। और सीधी सी बात है, जिन औरतों ने दहलीज पार की है ना, वो शायद कभी अच्छी सोसाइटी में मानी भी नहीं गई हैं, पर इतिहास भी उन्होंने ही बनाया है। आज सुबह मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, पंजाब का था, और उसमें कुछ इस तरह से था कि पंजाब में तो विदेश जाना बहुत पहले से शुरू हो गया। तो वो ये बात कर रहे थे, जो मर्म था बात का, कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो वहाँ कई सालों से सेट हैं, उनका मन करता है पंजाब आने का, लेकिन जो बीबियाँ गई हुई हैं, यानी कि जो महिलाएं गई हुई हैं, वो अब नहीं आना चाहती। और वो इसलिए नहीं आना चाहती, वहाँ जो उनको अधिकार मिला है, वहाँ जो उनको समानता की जो उन्होंने रियलिटी देखी है, उसके बाद वो दोबारा पंजाब नहीं आना चाहती। जो शायद आप भी यही कह रहे हैं। बिल्कुल, वो बंधनों में कोई भी रहना पसंद नहीं करता, ठीक है। आप बर्ड को पंजरे में ला के रखो, वो कभी अच्छे से खुश नहीं रहेगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप बचपन से एक लड़की को फ्री छोड़ दो, ठीक है, और जो आपकी सोसाइटी की मर्यादा है उसे समझाओ ना, सिखाओ ना। मैं नहीं भागी, मैं भी तो इसी कल्चर में यहीं पे रही, अच्छे से ही शादी की। नॉर्मली सोसाइटी का यही नॉर्म होता है, लड़की भाग जाएगी, लड़की ये कर लेगी, ठीक है। जैसे सारा इज्जत का ठेका एक लड़की ने ले रखा हो, चलो ले भी रखा है, आप उसको उस लायक बनाओ ना, उसे समझाओ ना कि ये चीज़ें गलत है और ये सही है, ठीक है। हम वो चीज़ें नहीं सिखाते, हम सिर्फ थोप देते हैं, ठीक है। और थोपने से कभी भी ना वो खिल नहीं सकती, वो बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर सकती। और फिर चाहे वो कितनी ही बड़ी पोस्ट पे आ जाए, चाहे वो अनपढ़ है, फाइनली वो अपनी घर गृहस्थी में शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है, निकल जाती है। आपने जैसे बोला कि मैं तीर्थ में निकल गई या कहीं भी घूमने निकल गई। हाँ, 2 साल पहले मैं और मेरी सिस्टर अपना गाड़ी उठाई, मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, मैं कंडक्टर बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। तो हमने पूरा ज्योतिर्लिंग, ठीक है, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपने नॉर्म्स में मैंने ये चीज़ कहीं ख़त्म कर रखी है, ठीक है। और मैं बचपन से ही स्पिरिचुअल हूँ, क्योंकि हरिद्वार में जब पली बड़ी वहीं पैदा हुई हूँ मैं, तो चारों तरफ साधु ही साधु होते थे, तो दिमाग में एक वही चीज़ रहती थी कि हाँ ये भी एक हमारे सोसाइटी का या हमारा हिस्सा है। तो मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं। और पर मैं स्पिरिचुअल भी वैसा स्पिरिचुअल हूँ, मैं रोज़ मंदिर नहीं जाती, मतलब मैं टूरिस्ट स्पिरिचुअल हूँ। मैं अपने घर के मंदिर में नहीं जाती हूँ, पर मैं दूर मंदिरों में ज़रूर जाती हूँ, ठीक। ऐसे ही कुंभ में मुझे, क्योंकि शाही स्नान देखना था, 2007 में भी गई थी, अभी भी नागाओं के साथ रह के, क्योंकि एक नागा ने ही मेरा कन्यादान किया हुआ है, महामंडलेश्वर है, सो उनके साथ अपना पूरा मुझे वो कल्चर जानने की क्यूरियोसिटी है, मुझे जिज्ञासा है, जानना है बस कि अगर कोई ऐसा है तो ऐसे क्यों है। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ साधुओं को देखा है, जब मैं पत्रकार रही
मैंने बहुत पहले स्टोरी कवर की थी किन्नर समाज के ऊपर। मैं लोगों की एक्चुअली फीलिंग्स जानना चाहती थी कि गृहस्थ, किन्नर और साधु में से इजी लाइफ क्या है, ठीक है। सो फाइनली सबसे टफ और सबसे इजी आपका गृहस्थी है, ठीक। आप वहाँ से भाग सकते हैं, आप वापस आ सकते हैं, आप सुख दुख दर्द रिश्ते नाते जिस तरीके से आप जीना चाहते हैं अपने आप में वो कर सकते हैं। बाकी इन दोनों में सिर्फ एक झूठ के रिश्ते जीते हैं किन्नर समाज में कि हाँ ये आपका ये लगता है वो लगता है, होते नहीं है, बस लगते हैं। लेकिन जब आप एक गृहस्थ में होते हो तो आप एक ब्लड रिलेशन के साथ सारे रिश्तों को, दोस्तों को लेके चल रहे होते हो। तो वो क्यूरियोसिटी थी ना, देश की, समाज की, दुनिया की, लोगों की जानने की, उस जिज्ञासा की वजह से मैं कभी रुकी ही नहीं। मैं चलती ही रहती हूँ, घूमती ही रहती हूँ कि मुझे जानना है। इतना कुछ बगावती आपका नेचर है, जैसे आपने खुद डिस्क्राइब किया, मम्मी का आपने ट्रिप का एग्जांपल दिया, और अभी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में, क्योंकि अब आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो क्या वो उसके बावजूद भी आपका जो स्ट्रीक है बगावत वाला वो कुछ कम हुआ है? नहीं, कम तो नहीं हुआ, उल्टा यहाँ के हरियाणवी सीख गई, बहुत अच्छे से लड़ना आ गया, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी रोक सकता है, आप खुद को खुद ही रोक सकते हैं, ठीक है। मतलब मुझे खैर बच्चे भी पसंद नहीं थे, बट फिर भी मैंने बच्चा, जब मुझे डिलीवरी हुई, और सरप्राइजिंगली शायद आप हंसोगे इस चीज़ को लेके कि मुझे वो अच्छा ही नहीं लगा कि मेरी मम्मा मतलब मैं बुलाती हूँ तो नहीं आती है, और आज हॉस्पिटल में चल के आ गई मिलने के लिए, और वो मेरे लिए ना बहुत दुखदाई था। मेरा बच्चा हुआ है, मैंने 2-3 घंटे शक्ल ही नहीं देखा था, क्योंकि मेरा इनडायरेक्ट वे में ना मेरा बच्चे से ही कंपटीशन हो गया था। ये मैं एक फीमेल की साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रही थी कि क्यों हुआ। ठीक है, मुझे बच्चे पसंद नहीं थे, पर अपना भी पसंद नहीं आया। क्यों कि मेरी माँ मेरे से ज़्यादा उससे प्यार कर रही है, या मेरे रिलेटिव्स या रविंदर मेरे से ज़्यादा तू दक्ष बच्चे के लिए सोच रहा है। वो मेरे लिए ना मेरे को वो रोता था ना, मैं रोने देती थी कि ठीक है तू रो आराम से। क्यों, मेरे को वो फ्रस्ट्रेशन होता था कि मैं अपना, या तो आप डिलीवरी का गुस्सा, या वो जो डिलीवरी में पेन सहन किया उसका गुस्सा, मुझे नहीं पता कि भाई क्या चल रहा था मेरे अंदर, पर मैं बहुत एग्रेसिव थी उस टाइम पे। मुझे वो और आज हालात ये हैं कि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, और पर मैं काम सारे सिखाती हूँ घर के। अगर वो मेरा काम ना करे तो मेरे उसी मोड पे आ जाती हूँ, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मैंने रिश्ते नहीं निभाए। आप देखो, आप मिले भी हो, मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं रही है। ठीक है, मतलब वो फीमेल की रिस्पेक्ट करना जानता है, सर्वाइवर है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने कुछ बोला और हमने कर दिया, नहीं, आपको अपने आप को प्रूव करना है, फीमेल का रिस्पेक्ट करना है। यही तो चीज़ें होती हैं सिखाने के लिए। अगर आप किसी का भी इज्जत करना सिखा देते हो और आपके बच्चे में वो चीज़ें आ जाती हैं और वो आपका बच्चा सर्वाइवर है, तो आपको कुछ जोड़ने के लिए या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो कर सकता है। और गृहस्थी बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ कि कोई घर में आता है तो वेलकम, नहीं आता है तो मेरी तो वैसे जगह कम मैं है। आपके घर आया था, मुझे याद है आपने हमें, वो सर्दियों के दिन थे और वो चटनी और वो बाजरे की रोटी और वो तरह तरह की वो सारे, चूल्हा चौका भी आप ऐसे कर रही थी जैसे पता सालों साल कर रही हो। हाँ, मैं अपना ना 100% देती हूँ। खाना बनाना मैंने मेरे फादर से सीखा था, फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया था, स्पेशलाइज इन कुकरी, 1.5 ईयर का कोर्स होता था उस टाइम पे, FCI के नाम से दिल्ली से किया था। और धीरे धीरे गांव में रह के भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो ऑथेंटिक गांव में जिस तरीके से बन रहा है। तो मैं अपना 100% देती हूँ। अगर मुझे कुछ करना है तो वो पूरी तरीके से करना है, और या तो नहीं करना है। मुझे खाना बनाने का शौक़ भी है, इसलिए भी मैं शायद बहुत अच्छा कर लेती हूँ कि हाँ, मैं मतलब नया कुछ है तो बना के खिलाना पसंद है बेसिकली। तो गेस्ट अगर आते हैं तो और भी अच्छे से बनाती हूँ। तो यही वजह रही कि आपने वो मतलब मेरा पूरा आपको दिखा कि मैं पूरा 100 तरीके से अच्छा, ये और बताइए कि आपने बेटे को इतना दूर क्यों पढ़ाया, बहुत दूर पढ़ाया? क्या अपब्रिंगिंग के लिए आपके पास समय नहीं था, या आपको लगता था कि मेरे से दूर रहेगा तो बेटर तरह से ग्रो करेगा? कई सारी चीज़ें थी उसमें से। सबसे पहला ये था, मैं ये नहीं चाहती थी वो मेरे जैसा बने। ठीक, क्योंकि
मेरा स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है बेसिकली, जो मुझे भी पसंद नहीं है। मेरे अंदर शेयरिंग नेचर नहीं था बचपन का, मैं जो बता रही हूँ। उतना भी शेयरिंग नहीं था कि कोई मेरी मम्मी को आके मम्मी बोल दे। मेरे घर में 4 डोमेस्टिक हेल्पर रहते थे, तो वो लड़कियां मेरी मम्मी को मम्मी बोलती थी, तो मैंने पूरी लाइफ मेरी मम्मी को मम्मी नहीं बोला, मैंने मोटी ही बोला। मम्मी बहुत भयावी थी मेरी, ठीक है। सो मतलब मुझे रिश्ते तक शेयर करना भी पसंद नहीं था। तो वो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा मेरे जैसा बने, या मैं दूसरा के मुझे ना गधा नहीं बनाना था कि आप सुबह स्कूल जाओ, आके ट्यूशन जाओ, फिर स्कूल का काम करो। स्कूलों में जितना मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया है कि स्कूल के में एक्स्ट्रा को करिकुलम के नाम पे ज़ीरो हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, क्यों आना चाहिए मुझे नहीं पता, ठीक है। जबकि लैंग्वेज कन्वर्सेशन का एक माध्यम है, ठीक, जो कि मैंने इतने सारे कंट्री में घूमा है और बहुत अच्छे तरीके से मुझे कभी कोई इशू नहीं आया। फिर जो बच्चे टॉप हैं बस वो आगे रहते हैं, यहाँ मैंने ये भी प्रॉब्लम्स देखी। तो मेरा बेटा ऐसा नहीं है कि भाई टॉप, हाँ मतलब वो गधा नहीं बन सकता, रट्टा मार के नहीं पढ़ सकता। और दूसरा उसको कुछ इशू है कि वो स्पेलिंग गलत कर देता है या जो भी था। पर मुझे ये था कि ये हॉस्टल लाइफ, क्योंकि मैं खुद हॉस्टल में रही हूँ, मैं फर्स्ट क्लास से हॉस्टल में रही हूँ। हॉस्टल लाइफ ना आपको सब सिखा देती है जो एक पेरेंट्स कभी नहीं सिखा सकते, कभी भी। मतलब आपका बच्चा अगर आपके साथ है ना, आप वो परवरिश ऐसी दे ही नहीं सकते जो एक हॉस्टल दे देता है। आज वो कॉलेज प्रीफेक्ट भी है, स्विमर भी है, बास्केटबॉल भी है, जबकि अभी 2 साल पहले उसको कार्डियक प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। सो मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन चीज़ों से खुद स्ट्रगल किया उसने, वो अपने हॉस्टल में ही रहा, मतलब सर्वाइवर है। यहाँ होता, हमारे पास होता तो नहीं, बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ इशू आ गया, ये आ गया, तो हम उतना ज़्यादा ना बच्चों को लड़ने नहीं देते किसी भी चीज़ से। शेरवुड स्कूल कैसा है? मेरा बेटा शेरवुड में ही है, और यस मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। मतलब क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगा? क्योंकि आप तो बहुत बार हमें जब भी फ़ोन करते तो मैं तो वहाँ वादियों में हूँ, स्कूल में हूँ, स्कूल के अपने हमारे साथ बहुत सारी बातें शेयर भी की हैं। तो हमारे ऑडियंस को भी बताएं शेरवुड स्कूल कैसा है? नो डाउट बहुत अच्छा स्कूल है, और वहाँ ना बच्चों को पॉलिश किया जाता है। आप किसी को भी उठा के देख ले, उनके पूरे जितने भी एलुमनी हैं और भी जितने बच्चे हैं, और ऐसा नहीं है कि वहाँ इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है या लोगों के दिमाग में ये रहता है कि नहीं क्रिश्चियन बनाया जाएगा। यहाँ जो मैंने ये चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ पे सब मिल के रहते हैं, हर तरीके से एजुकेशन हो ही रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पढ़ाई के साथ साथ आपके बच्चे में जो कॉन्फिडेंस वो डाल देते हैं ना, वो शायद यहाँ हम अपने घर में कभी नहीं डाल सकते। आपने तो देखा ही है रक्तांबर को। सो जबकि उसकी पूरी फैमिली में स्टेज फोबिया है, कॉन्फिडेंस नहीं है, पर उसमें वो चीज़ें वहाँ जाके ख़त्म हुई हैं। और मैं जानती हूँ कि जूनियर विंग से एक टीचर ने उसके साथ कितनी मेहनत की है। वो कोई भी एक्सक्यूज़ दे देता है, कोई भी बहाना बना देगा, मुझे नहीं करना, ये नहीं करना। वहाँ की बता रही हूँ मैं, उसके मूड के हिसाब से कि उसे प्यार से समझाना है, डांट के समझाना है, कैसे समझाना है। और फाइनली आज अभी 12th करके जब वो निकलेगा, उसके वो चेंजेस ना दिखाई देते हैं। हालांकि बीच में कोविड में इधर था वो, तो हमें खुद ये परेशानी थी कि हम क्यों लेके आए, कि नहीं मैच ही नहीं कर पा रहा था कि भाई यहाँ पे किसी के साथ मैच करें। टॉपर तो वो है नहीं, ठीक है ना, और सभी बच्चे टॉपर नहीं हो सकते, ठीक। पर अगर आपका बच्चा सर्वाइवर है, जो कि उस स्कूल ने उसे बनाया है, स्विमर बहुत अच्छा है, और पूरे गांव में शायद रविंदर ऐसा होगा, बोर गांव का होता है जिसे तैरना नहीं आता, ठीक, पर वो अच्छा स्विम करता है। सारे स्पोर्ट्स सभी बच्चों के लिए कंपल्सरी हैं, सारे स्पोर्ट्स करना, आपके प्ले होते हैं, आपका एकेडमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इवन जो फाउंडर डे होता है उनका, वो तो आप कभी आपके पास टाइम मिले और स्कूल परमिशन दे, आप ज़रूर जाके देखिएगा। मतलब अपना सोच बदल जाती है कि हाँ, ये इस तरीके से भी बच्चे दिन रात एक कर देते हैं। और उससे भी अच्छी बात जो मैंने उसकी देखी, उस कंप्लेन नहीं है कि मुझे किसी से भी शिकायत है, नहीं। जैसे कुछ भी बचपन में जब था तो पूछते थे कि भाई कोई टीचर परेशान कर रहा है या वार्डन परेशान कर रहा है या बुली हो रहा है, बोला नहीं कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग वहाँ गए, कुछ हाइजीन इशू है, कुछ भी पूछो आप, कोई किसी से कोई शिकायत है ही नहीं, यानी सारी प्रॉब्लम्स आपको खुद सॉल्व करनी आती हैं, ठीक। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और आपके जीवन का एक और प्यार रेजा, हाँ, इसकी क्या कहानी है?
रेजा रेजा क्या है ये भी बता, रेजा क्या है? हाँ, रेजा देखा जाए तो एक कपड़ा है और बहुत गहरा संबंध हरियाणा से है इसका। ठीक है, जहाँ जहाँ कहते हैं कि सरस्वती बहती थी वहाँ वहाँ रेजा बनता था। ठीक, तो आपका हरियाणा हो गया, आपका राजस्थान हो गया और आपका थोड़ा सा गुजरात जो लोथल टच कर रहा है। सो यहाँ पे रेजा बनता था, नाम अलग अलग थे। तो चौसी भी बोलते हैं, ड्योटी भी बोलते हैं। और हरियाणा में तो सब घर में रजाइयाँ तो थी। अगर कपड़े नहीं बचे हुए किसी के पास तो रजाइयाँ तो आज भी होंगी किसी ना किसी के खेस आगे। तो खेस हैं, रजाइयाँ हैं। तो बेसिकली हाथ से कटा हुआ देसी कपास, ठीक है, देसी कपास का हाथ से कटा हुआ धागा जो हाथ पे खड्डी से बनाया गया हो बिना किसी प्रोसेस के। ठीक है ना, कोई स्टार्च नहीं लगता, कोई ज़्यादा कुछ हुआ तो कभी किसी कपड़े पे मदार का दूध, आकटे का दूध बोलते हैं, वो लगाते थे। अदरवाइज कोई भी किसी भी तरीके का उसमें कोई केमिकल या कुछ नहीं लगता। ठीक है, सो 100% नेचुरली और ऑर्गेनिक तरीके से जो हाथ से बनाया गया वो कपड़ा वो रेजा होता है। बच्चों इसको- के पोतड़े भी उसी। हाँ बिल्कुल। आप ये देखो कि पोतड़े स्टार्ट हो जाते हैं मतलब बनने के लिए सबसे पहले, और सारी चीज़ें तो आप छोड़ दो। बच्चा किसी भी मौसम में पैदा हो सकता है, बच्चे से सेंसिटिव स्किन किसी की नहीं होती है। तो बच्चा सेफ रहे वो 1.25 मीटर का एक कपड़ा जो कि आपके घर में भी होता था, फिर पीलिए में भी आता था। ठीक है, और उस पे ना हल्दी से सूरज, चंद्रमा, पैर के निशान वो बनाते थे, सिंबॉलिक थे कि आपका बच्चा जो है चांद तारों की तरह चमके। ठीक है, पैर के सिंबॉलिक होते थे कि आपका वंश आगे बढ़े, तो वो सिंबॉलिक उसके ऊपर उकेरे जाते थे। और हल्दी होती थी तो बच्चे की स्किन के लिए वैसे ही अच्छी होती थी, तो उसमें बच्चे को रखा जाता था। फिर मायके से एक और आता था कुआं पूजन के टाइम पे, स्पेशली लड़का होता था तो हरियाणा में कुआं पूजन होता था। तो एक टुकड़े आते थे, एक कोथली बोलते थे उसको, यहाँ बांधा जाता था। ठीक है, आप ये देखो कि पहले 40 दिन तक जच्चा जो थी, जो माँ थी, वो उसको रूम से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। वो 40 दिन अंदर ही रहती थी। और ठीक 40वें दिन जब उसको बाहर जाना है, कुआं पूजन है तो कुआं तो दूर थोड़ा बहुत रहेगा, तो कुआं पूजन में जाना है, उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, तो वो कोतली यहाँ बांधते थे, उसमें बाजरा होता था कि विंटर का टाइम है, शायद समर में भी बाजरा ही रखते हैं, तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हुई जाती थी। और सिर पे भी उसी को ही रखते थे क्योंकि हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है। ठीक है, वो समर या विंटर किसी भी टाइम्स में है बट अंदर है। ठीक है, और ऐसे में एकदम बाहर आ रही है, वो वेदर मेंटेन करने के लिए इस कपड़े को बनाया इस तरीके से, रिचुअल के तरीके से गया है कि वो रिचुअल में रहेगा तो लोग फॉलो करते रहेंगे, जबकि रीज़न ये था कि वो आपका टेम्परेचर मेंटेन कर रहा था। तो इसके अलावा जो रेजा है वो उसकी जैकेट भी आने लगी। ये जैकेट गिफ्टेड बाय टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनर ललिता चौधरी, जो आज हमारी गेस्ट है। ये कब आइडिया है? और मैंने भी पहना हुआ है, ये भी रेजा ही है। ये रेजा है? हाँ जी बिल्कुल, 100% रेजा है और इस पे मैंने अजरक का प्रिंट किया हुआ है। तो ये सब कुछ आपकी क्रिएटिविटी है जो हाँ, ये सब है। ये पहले creativity। जैकेट आती थी? हाँ, जहाँ तक आपने रिसर्च किया। हाँ आती थी पर इस टाइप की नहीं होती थी। उनका बड़ा गला होता था, यहाँ डोरी होती थी और कमरी बोलते थे उसको। तो इवन पूरे गांव में एक आध होती थी और उसी से पूरा गांव ना ब्याह लाया करता कि अपनी बहू लेके आनी है तो वो भाई फलाने की कमरी मांग लाइयो। तो वो एक बड़ा अच्छा सा सुंदर सी बना के रखते थे उसको। और कमरी हमारा कभी से ही कल्चर में रहा। इसको थोड़ा सा हमने अब चेंज कर दिया फैशन के हिसाब से। तो मैंने जब रेजा पे काम किया, मैं जब इंट्रोड्यूस हुई 2012 में, ठीक है, तब तक मैं भी नहीं जानती थी रेजा के बारे में, क्योंकि मेरे लिए तो मतलब हरियाणा में आना ही एकदम अलग सा कल्चर था, तो मैं बहुत ज़्यादा कल्चर के बारे में जानती भी नहीं थी। सो जब मेरा इंट्रोडक्शन मेरा हुआ, डॉक्टर चहल ने मुझे बताया, तो उस टाइम पे मेरे लिए शॉकिंग था कि मैं गूगल पे ढूंढ रही हूँ तो रेजा से रिलेटेड कुछ मिल नहीं रहा है। तब मुझे लगा कि कुछ तो होगा। फिर मैंने मदर इन लॉ से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कपड़ा होता था और मेरी दादी पहनती थी। मतलब मेरी मदर इन लॉ रोहतक की में क्या कहते हैं इसको? रेजा ही कहते हैं? हाँ रेजा बोलते हैं, चौसी बोलते हैं, कई जगह ड्योटी बोलते हैं, पर रोहतक में रेजा ही बोला जाता है कि रेजा भी नहीं, रेजा। सो रेजा का प्रोनाउंसिएशन होता था। और पशुओं के कपड़े बनते थे,
इंसानों के बनते थे, बच्चों मतलब जो बिल्कुल न्यू बॉर्न है उनके बनते थे। उसके बाद आपका ग्रेन स्टोरेज का सामान जो भी हुआ उसके कोथली झबला ना बच्चों का होता था, ये तो खरड़, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो इसकी बनती थी। ये लॉस्ट हुआ बार्टर सिस्टम ख़त्म होने की वजह से, ठीक। अदरवाइज किसान और कपास ख़त्म होने की वजह से देसी कपास ख़त्म हो गया, बीटी कॉटन आ गया है। बीटी कॉटन से जो रेज़ा की क्वालिटियाँ हैं वो मेंटेन हो ही नहीं सकती, भले ही आप हैंड स्पिनिंग करो और हैंडलूम पे बनाओ। सो मेन इसके लिए देसी कपास का होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने जब पूरा रिसर्च किया, ऋग्वेद में पढ़ा इसके बारे में, मतलब ऋग्वेद में तो वस्त्र लिखा हुआ है, क्योंकि संस्कृत तो नहीं, हिंदी का मैं जो पढ़ रही थी तो वस्त्र लिखा हुआ है कि कैसे बनना चाहिए। वहीं पे पढ़ा था सजा याफ्ता से बनना चाहिए। तो मैंने रोहतक जेल में ये पूरा मेरा प्रोजेक्ट लगाया था उस टाइम पे। हैंडलूम आपने वही हैंडलूम, हाँ जी, वहीं पे मेरा प्रोडक्शन होता था। मिस्टर सांगवान, सुनील सांगवान अभी जो एमएलए हैं अपने, ये तब वहीं पे थे। हाँ जी, हाँ, इन्होंने भी बहुत हेल्प किया। महिलाएं काटती थी इसको? नहीं, जेंट्स काटते थे, बनाते थे। जो वीविंग था वो जेंट्स ही करते थे। वो अभी भी है हैंडलूम? अभी है, पर अभी हम वहाँ पे इतना काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद जिन्हें हमने ट्रेन किया था वो चले गए थे और फिर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। पर है कि वापस से इसको स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे वहाँ पे। पर उस टाइम पे हमने काफ़ी इसमें काम किया। आपके घर पे भी हैंडलूम? मेरे घर पे, हाँ, क्योंकि बच्चे इंटर्नशिप पे आते हैं और कुछ भी R&D करनी है। सिंपल वीव के अलावा बहुत सारा टेक्सटाइल में है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैंने घर पे पूरी दुनिया में रेजा के बारे में अगर किसी को भी जानना है तो जितना आपने इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया है, जितना आपने इसके साथ रिसर्च किया है, और जैसे कि आप यूनिवर्सिटीज़ में एज एन एक्सपर्ट जाते हैं रेजा के बारे में, क्या कोई दूसरा व्यक्ति आपको मिला जिसने इतना काम किया रेजा के बारे में? नहीं, मतलब लोग जानते ही नहीं है। मतलब मुझे हैरानी ये होती है कि मैं तो चलो यहाँ पली बड़ी नहीं हूँ, ठीक है, तो पर जो यहाँ रहे हैं, पले बड़े हैं और 60 साल से ऊपर का बंदा है तो शायद वो आपको बता देगा कि हाँ रज़ाई है, सोड़ है, खेस हैं। कॉस्ट्यूम के बारे में तो उन्हें भी नहीं पता होगा, ठीक है। पर यंग की बात करें तो नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हूँ, एज ए एक्सपर्ट जा रही हूँ, और बच्चे मेरे पास इंटर्न करने के लिए आ रहे हैं। तो पहली बात तो इसको खादी बोलते हैं, हाँ, ठीक है ना। खादी के साथ बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक। सो खादी प्रोसेस्ड होता है, तो बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। खादी में श्रिंकेज है, इसमें नहीं है। तो बहुत सारी टेक्निकली चीजें हैं। फाइन कैसे होता है अगर इसके तो प्रोसेसिंग नहीं होता तो? नहीं, हैंड स्पिनिंग है। अपनी महिलाएं बाल से भी पतला धागा काटना जानती थी, ठीक है। तो मैंने अभी गांव में वही किया हुआ है। औरतें जो हैं धागा काटना जानती हैं, उनसे हम कटवाते हैं। और पर हमारा फिर इसका रेंज बहुत अप हो जाता है हैंड स्पिनिंग करने पे। तो हम सोच रहे हैं इसको एक नॉर्मल रेंज में लाने के लिए। तो अभी देखते हैं, अगर हमें मैकेनाइज्ड थोड़ा बहुत लूम पे नहीं, कम से कम धागे में मैकेनाइज कुछ कर पाएँ तो ज़रूर मैं उस पर एक्सपेरिमेंट अभी मेरा चल रहा है। गया हुआ हमारा धागा मनाली में कि कपास, हमने देसी कपास खुद ही कल्टीवेट करवाते हैं। तो देखते हैं कैसे आगे रहता है कि हम इसको कितना बजट में ले आते हैं। सो इसको जेल में जब हमने बनाया तो मैं जब बुक में पढ़ा तो मुझे था कि जेल मतलब ऐसे लोगों से क्यों बनवाना है, उसका लॉजिक समझ में नहीं आया था। पर जब काम किया वहाँ पे, और मुझे ऐसे ऐसे भी इनमेट्स मिले जिन्होंने बोला कि हम तो भाग जाएंगे, बाहर गए तो बेल हो गया तो वापस नहीं आएंगे। मैंने कहा कोई नहीं, तुम करो एक बारी। और फिर उन्हीं में से मुझे किसी ने आके बोला कि मैम अगर उस टाइम पे मैं गुस्सा नहीं करता ना तो आज मेरा चाचा जिंदा होता और मैं बाहर होता। एक 25 साल का बच्चा था। मतलब आपको कोर्ट सज़ा दे सकती है, ठीक है, आपको गिल्ट फील नहीं करा सकते, ठीक है ना। गिल्टी हो कहना आसान है, एक्चुअल में वो गिल्टी है। वो चीज़ हैंडलूम पे काम करते करते मैंने फील किया। इवन मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर थी। मैं हर रोज़ आधा 1 घंटा काम करना जब मैंने शुरू किया, मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। तो रीज़न वही है कि आपके दोनों हाथ सेम टाइम पे अलग अलग काम करते हैं। तो आपका दोनों ब्रेन एक्टिव होकर मिड ब्रेन एक्टिव हो जाता है। यानी आपका डीप मेडिटेशन होता है। जो आप मेडिटेट करने जाते हैं कहीं भी किसी भी जगह पे, आंख बंद करने से मेडिटेशन नहीं होता है, ठीक है। सो ये बहुत एक ईजी फॉर्म है मेडिटेट
मेडिटेशन करने की, कोई भी क्राफ्ट कर लो जिसमें आपके दोनों हाथ इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो उसमें एक ये बहुत था कि इसमें आपकी लेग भी इन्वॉल्व थी। सो मैंने उन लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज होते हुए देखा, और फिर वो वाला कलेक्शन हमने न्यूयॉर्क फैशन वीक में लॉन्च किया। मेरी वहाँ कज़न रहती है, सो मेरी कज़न का ब्रांड है इन रूट्स, उसने वो वहाँ पे पूरा का पूरा, इवन वो वीडियो भी जो जेल में काम कर रहे हैं, सारा सब कुछ जो था वो वहाँ पे चलाया और देखा, और बहुत अप्रिशिएट भी किया गया वहाँ पे। सो फर्स्ट कलेक्शन हमने वहाँ लॉन्च किया था। जी। अच्छा, इसके साथ जब आप जिला कारागृह में मेल प्रिजनर्स के साथ, इनमेट्स के साथ जब आप काम कर रहे थे, तो बड़ा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि वहाँ पर महिलाएं तो होती नहीं हैं। जी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए क्योंकि आप एक तरह से ओड वन आउट थे उनमें से। मैं महिला के नाम पे मैं इकलौती महिला थी, पर मैं दिमागी तौर पे महिला नहीं हूँ। मुझे हमेशा वो लगता नहीं है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, और थैंक गॉड मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। वो लोग परमिशन देने में भी दिक्कत तो उनको, नहीं, क्योंकि डीजी ने मुझे यही बोला था कि भाई आप अकेली होंगी। मैंने कहा सर कोई नहीं, वो मैं अपने से देखूंगी। और उन्हें प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंजिंग है इन लोगों को बिजी रखना, ठीक। फिर मैंने धीरे धीरे देखा, वो लोग ना दूध का पाउच लेके आते थे, मेरे लिए चाय भी बनाते थे। मैं कई घंटे वहाँ जेल में उस टाइम पे स्पेंड करती थी, और मुझे फिर वो बाद में पता चला कि ये लोग अपना खुद का कंट्री करके अलग से दूध परचेज करते हैं, या जो उन्हें मिलता भी है उसको तो वो यूज़ कर लेते थे। और खाना वाना बनाना, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक जेल की फैक्ट्री में हूँ। एक तो रोहतक जेल सुंदर बहुत है, तो वो वैसे ही नहीं लगती कि जेल है। थैंक्स टू उस समय के सुनील सांगवान जो जेलर थे, अब दादरी के विधायक हैं, ही हैज़ ग्रीन फिंगर्स। तो मतलब बिल्कुल। इतना, मतलब वो उसमें बागवानी में इंटरेस्ट रखते हैं। उसके बाद उन्होंने मियावाकी प्रोजेक्ट भी लगाया। हाँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ आपको बुलाती हैं, जैसे अशोका यूनिवर्सिटीज़ है, ये अशोका यूनिवर्सिटी अपने आप में इंडिया के हिसाब से ना तो इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ आपको कब इनविटेशन मिलने हुए, और जब आप वहाँ जाते हैं तो कितनी देर का आपका लेक्चर होता है, और बच्चों क्या पूछते हैं, क्या आप उनको बताते हो? मैं इनका जो एक्स्ट्रा को कैरिकुलम एक्टिविटी होता है उसमें जा रही थी, और वहाँ पे बाकायदा हैंडलूम ही सेट किया हुआ था हमने। सो बच्चे कपड़ा बनाना ही सीखते थे, ऐसा नहीं कि भाई आप थ्योरिकल कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल ही होता था। और मैं मैक्सिमम जैसे 15 बच्चों का ही मतलब 15 से भी कम, 10-12 का ही बैच, क्योंकि 2 घंटे की क्लास होती थी हर बुधवार को 6 से 8 बजे तक इवनिंग क्लास रहती थी। और ये कंटिन्यू रहा काफ़ी टाइम, जनवरी टू मई होता था। फिर कोविड में भी मतलब वही है कि आपकी ज़रूरतें आपका कुछ ना कुछ ईजाद करा ही देती हैं। अब कोविड में कैसे सिखाएं, बच्चे दूर हैं, तब मैंने छोटे छोटे फ्रेम बनाए, सबको कोरियर के थ्रू पूरा स्टडी मटेरियल जितना था वो यूनिवर्सिटी ने भेजा, और मैं ऑनलाइन जूम पे उन्हें बनाना सिखाया। बहुत अच्छे अच्छे वीविंग किया हमने, बुक मार्क बनाए, कोस्टर बनाए, और लैंग्वेज बैरियर कभी नहीं आया। हालांकि बहुत सारे बच्चे थे जो यूके से भी थे और दुबई से भी थे, स्पेशली मेरे कोर्स में इनरोल हुए थे वो बच्चे। और अभी तो खैर मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि मैं और बहुत कुछ R&D, और मेरा इस बार ट्रैवल का बहुत ज़्यादा था कि मुझे बहुत कुछ ट्रैवल करना है, तो मैंने वो सब अभी फ़िलहाल बंद कर दिया था। जी। अच्छा, रेज़ा को लेकर के आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? एक बार के लिए, जैसे मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया, मनमोजी है, अभी कुछ समय के लिए आपने ब्रेक लिया हुआ है, लेकिन रेज़ा को आगे बढ़ाना है, क्या उसकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? हाँ बिल्कुल, अभी ना मैंने ब्राउन कॉटन को रिवाइव किया है पूरी तरीके से, और इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है उस में। मेन अभी गंगानगर से एक किसान है जो सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक पे काम करते हैं, उन्हें हमने सीड दिए थे। उन्होंने कपास उगा के हमें दिया है, जो कि 300 किलो के आसपास हुआ है। तो ये 7 साल की मेहनत है कि 300 किलो कपास हुआ है, अदरवाइज़ पहले साल तो एक ही प्लांट हुआ था। तो उस कपास को हमने अभी, वही मैंने बताया कि मनाली भेजा है कि रिंग फ्रेम के ऊपर धागा बन जाए। और यस, नया कलेक्शन बनाएंगे, पर अभी तक हम नेचुरल डाई में गए हुए हैं, प्रिंट्स पे गए हुए हैं। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा सरफेस ऑर्नामेंट नहीं करना चाहती। अब मैं चाहती हूँ कि जो इसका ऑफ वाइट और ब्राउन कपास हमारा रिवाइव हो गया है, उसी को कुछ मिक्स एंड मैच करके हम टेक्सटाइल में नया टेक्सटाइल डेवलप करें और नया कलेक्शन बनाएं।
कलेक्शन आए। इनफैक्ट आज भी मेरे पास जिसने एक बार रेज़र पहन लिया ना, वो ज़रूर इंतज़ार करता ही है कि नया कलेक्शन आए। बट इतना स्लो प्रोसेस है कि हम बहुत ज़्यादा लेवल पे तो नहीं बना सकते हैं, पर थोड़ा जैसे भी है वो उसी हिसाब से बनेगा और उसी हिसाब से हम उसको सेल करेंगे कि। और मेन मेरा ये है कि मैं थोड़ा सा उसको बजट फ्रेंडली कैसे लेके आऊँ, मेरा मेन फोकस वहाँ पे है अब। जब कभी प्रदर्शनी लगती हैं तो उसमें आप रेज़ा का डिस्प्ले भी होता है और लोगों को पसंद भी आता है, और जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन कॉस्ट कहीं ना कहीं एक फैक्टर ज़रूर फैक्टर आ है। जाता है, और ख़ास करके हमारे जहाँ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, तो कॉस्ट का तो आपने एड्रेस पहले ही कर दिया कि आपकी प्लानिंग है कि उसको कहीं ना कहीं बजट में लेके आएं ताकि आम लोगों तक वो पहुंच पाए। बिल्कुल। तो इसको लेकर के मैं ये जानना चाहता हूँ कि रेज़ा के अलावा लोगों के पास और भी ऑप्शंस हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस फैब्रिक में आपने अपना एक तरह से जीवन के काफ़ी समय लगा दिया और आपकी प्लानिंग भी है कि इसको और आगे, मतलब और फैब्रिक के मुकाबले रेज़ा कहाँ टिकता है, क्यों इतना आप इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? देखिए, जब मैंने शुरू किया था ना, तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला था कि तू इस पे दिमाग मत ख़राब कर, कि इसमें तो ढेरे चला करते, ठीक है। बट वो कभी ये नहीं समझ पाए कि वो एक एक महीना उस कपड़े को नहीं निकालते थे, ठीक है, जिसमें डस्ट नहीं होता था। दूसरा, किसी को टैनिंग नहीं होती थी। किसान खेत में पहन के सारा दिन जून के महीने में काम कर रहा है, जुलाई के महीने में काम कर रहा है, टैन नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। लू नहीं लगती थी, ठीक ना, फीमेल को भी लगती थी, वो खारा पहनती थी रेजे का ही। सो ये आपका बॉडी टेम्परेचर, कोई भी नेचुरल फाइबर हुआ वो आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन ही करता है। सो ये नेचुरल फाइबर होता था, आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता था, प्लस यूवी रेज से काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है। ये हमने प्रैक्टिकली पहन के देखा है, बहुत सारे लोगों पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद हम इसे मार्केट में लेके आए हैं। पहले तो हम बनाते थे और सराउंडिंग ही देते थे कि पहनो और बताओ हमें, अपर लॉबी से लेके और बिल्कुल लोअर लॉबी तक कि कौन क्या पहन के हमें क्या फीडबैक देगा। तो 2-3 साल तो फीडबैक पे ही हम रहे हैं। और सस्टेनेबल है, ठीक है, नो कार्बन फुटप्रिंट्स है, बहुत कम वाटर वेस्टेज है। नॉर्मली कोई भी कपड़ा है उसमें बनने के बाद जो वॉश में जाता है बहुत सारा वाटर वेस्टेज होता है। कपास को उगाने में जितना पानी लगता है उतना लगता है। उसके बाद हम कपास कलेक्ट करते हैं, धागा स्पिनिंग जिनिंग जो मोटा मोटा कि भाई धागा बन गया है, खड्डी पे कपड़ा बन गया और सीधा हम उसका कॉस्ट्यूम बना लेते हैं। हमने कभी वॉश में इसको डाला ही नहीं है। सो वाटर वेस्टेज नहीं है। तो और सस्टेनेबल तो वैसे ही है ही, और आज के टाइम पे देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक और नेचुरल पे जा ही रहा है। सो हम तो ब्राउन कलर बिल्कुल नेचुरल कलर है जो कहीं से भी डाइड नहीं है, और जो देसी कपास ये है इसका जो कलर नेचुरल जो कलर है उसी पे ही काम कर रहे हैं। सो बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। आपका स्किन फ्रेंडली है, जो ऊपर के स्किन के रेशेज में दाने हो जाते हैं या रैशेज हो जाते हैं वो नहीं होते हैं। तो मेन है कि आप जब इसे पहनेंगे, और रिंकल फ्री है, आप खुद देखो, आप कब से पहन के बैठे हो, मैं बैठी हूँ, अगर कॉटन होता ये प्रॉपर कॉटन तो अभी तक रिंकल ही रिंकल होते। सो रिंकल नहीं है। सो आप किसी भी मीटिंग में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, आपने शर्ट्स पहना है, आपके यहाँ रिंकल हो सकते हैं काम करने से। आप हाथ से सीधा करेंगे वो सीधे हो जाएंगे। तो ये भी एक फैब्रिक की अपनी क्वालिटी है जी। श्रिंकेज बहुत कम है जी। तो क्या इसको धोना नहीं पड़ता? नहीं, धोना पड़ता है, बिल्कुल धोना पड़ता है, पर डस्ट फ्री है, डस्ट नहीं पकड़ता। आप झाड़ो, डस्ट सारा निकल जाएगा। और रेज़ा को लेकर के कभी खादी वाले जो खादी को प्रमोट करते हैं उन्होंने नहीं कहा कि आप मतलब ये तो मतलब खादी से भी बेटर है, या उनका क्या रिस्पॉन्स है इसको लेकर के? उनका कोई रिस्पॉन्स हुआ ही नहीं अभी तक। हालांकि मैंने हर खादी जो पंचकुला में हरियाणा खादी का बना था उसमें काफ़ी सहयोग भी किया था। मैम गार्गी, मिस गार्गी थे वहाँ, उनकी चेयरपर्सन, और उन्होंने मतलब नो डाउट जितना वो कर सकती थी उससे ज़्यादा उन्होंने किया है, और वहाँ पे भी हमने डिस्प्ले में दिए थे। पर वही है कि देखो, खादी आजकल सिंपैथी खादी के तौर पे ज़्यादा चला गया है, ठीक है। सो अंबर चरखा और आपका पावरलूम का धागा बिहेव उसका सेम है, ठीक है। आज आप खादी का कोई भी शर्ट पहनते हो, क्या आप पसीना सोख पाता है आपका? क्या आपका टेम्परेचर मेंटेन हो पाता है? और खादी में भी फिर बहुत सारी वैरायटी होगी, पोली खादी या मतलब पोली खादी, अब शायद आपको भी नहीं पता होगा कि उसमें पॉलिस्टर मिक्स होता है, इसलिए उसको पोली खादी कहते हैं, ठीक है। सो फैब्रिक का यही है कि आपका सिंपैथी ना हो उसके साथ,
ठीक है, उसके वो साथ देश के आपकी आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, सिंपैथी वही है, सिंपैथी वही है, स्वदेशी आंदोलन जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अगर देसी खादी की बात करें तो देसी खादी बिल्कुल ऐसे ही बनता था। गुजरात साइड में बिल्कुल पतला काटते थे, बहुत ही पतला काटते थे, और आज वही अंबर चरखा काट रहे हैं। अंबर चरखे के ऊपर जो रोल रहता है वो ऑलरेडी पहले पावरलूम से ही बन के आता है, ठीक है, ऊपर से हम बीटी कॉटन यूज़ कर रहे हैं, तो अब वो सिंपैथी में ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है, उसकी क्वालिटियाँ वो ख़त्म हो चुकी हैं। देश के किसी और कोने में आप गए हों या इंटरनेशनली आप गए हों, तो रेज़ा क्या कहीं मिला आपको हरियाणा के नहीं, अलावा? रेज़ा तो कहीं नहीं मिला, और देसी खादी भी मुझे नहीं मिला, ठीक है। रेज़ा तो मिला ही नहीं, क्योंकि रेज़ा होता ही इसी बेल्ट में ही था, बट देसी खादी भी नहीं मिला। और हाँ, मैं केरला गई थी। केरला में मैंने वहाँ लोगों को बनाना सिखाया। वहाँ मेरा एक प्रोजेक्ट था केरला गवर्नमेंट के साथ, कि किस तरीके से फैब्रिक को डेवलप किया जाता है, टेक्सटाइल को, और वॉप एंड वेफ्ट सारा सब तरीके से बिल्कुल ऑथेंटिक जिस तरीके से हम रेज़ा बनाते हैं, तो केरला में मैंने ये किया था। बाकी इंटरनेशनल सारा जितना भी रहा है, या तो हमारे फैशन शोज़ हुए हैं, या तो मैं एग्जीबिशंस में गई हूँ, या तो इन्वाइटी गई हूँ। इवन आप सोचो, आबू धाबी जैसी जगह में भी मुझे डेमो पे बुलाया गया, वो भी स्पिनिंग के लिए, ठीक है, हैंड स्पिनिंग। यहाँ किसी को नहीं पड़ा कि हैंड स्पिनिंग भी होना चाहिए, किसी को दिखाएं। आप बताओ, शायद आपके बच्चा भी ना जानता हो, ठीक है। सो मैं डोमेस्टिक एग्जीबिशंस में जानबूझ के पार्टिसिपेट हम करते हैं। आपने रोहतक में भी देखा होगा, नॉट फॉर सेल का लगा के सिंपल के एग्जीबिशन में स्पिनिंग व्हील रखते हैं, चरखा रखते हैं, कि किस तरीके से उस चरखे पे काम करना है। सो वही सिखाना है। मेरा मकसद ये है कि जो चीज़ें मैंने रिवाइव की हैं, और मैं बहुत मूडी हूँ कि मैं उसको ख़त्म करूँ, खुद ही बंद करूँ, उससे पहले कुछ लोग इसको सीख के और आगे बढ़ा सकते हैं। जी, जैसे कि आप टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनर हैं, आप आसानी से आपके क्राफ्ट को यूज़ करते हुए, टैलेंट को यूज़ करते हुए बहुत पैसे बना सकते थे, क्योंकि क्राफ्ट तो है ही आपके पास। लेकिन आपने रेज़ा जैसा एक ऐसा टफ सब्जेक्ट पकड़ा है जिसकी प्रोडक्शन नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, फिर उसको आपने किसी तरह ग्रो भी किया, तो क्वांटिटी बहुत कम है, यानी कि हरक्यूलियन टास्क है आपके सामने इसको लोगों में पॉपुलराइज करना। फिर हमारी गवर्नमेंट भी उसको वो प्रमोशन नहीं देती है जो देना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक इजी पाथ था और एक आपने टफेस्ट पाथ आपके लिए क्यों चूज़ किया? टफ तब तक है जब तक आप उसे मानते हो, ठीक। सो जो कोई नहीं करता वो करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मैं इसलिए कह पा रही हूँ कि मुझे ब्रेड एंड बटर की चिंता नहीं थी, ठीक है। अगर रोटी कमाने का रहता कि हाँ मेरे खर्चे से रोटी चलेगी, तो डेफिनेटली मैं भी नहीं कर पाती, ठीक। हाँ, ये मेरी चिंता नहीं थी। मेरा जुनून था कि मुझे ये काम करना है बस। और आज उस टाइम पे तो चलो फाइनेंस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, रविंदर का फाइनेंस लगाया, उसने बहुत हेल्प किया है ये सब करने में। और हालांकि वो मेरा मजाक भी उड़ाता था कि मैं कातर काटूं, वो बात अलग है। मुझे बहुत दिनों बाद समझ में आया कि मुझे कहना क्या चाह रहा है, पर यस, उसने हेल्प बहुत किया। अपना हेल्थ इशू होने के बावजूद बिल्कुल 100% कि नहीं तुम, और उसे ये पता था कि इससे चवन्नी नहीं बचनी, ठीक है। उसके बावजूद बस मुझे ये था कि हमारे हरियाणा के किसी भी टेक्सटाइल का, किसी भी ड्रेस का कोई डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक तरीके से कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। आज भी अगर आप बात करो हरियाणा का क्राफ्ट उठा के देखो, किसी भी बुक में, पर्ल में मैं जाती हूँ, अमेठी में भी गई हूँ, सुपुआ में भी मैं जा ही रही हूँ, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाके देखो, अगर हरियाणवी कल्चर पे पढ़ाया जा रहा है ना, वहाँ पे आपको मुँह ढापी डाउर दरी पढ़ाया जा रहा है। हम नंगे तो घूमते नहीं थे, कुछ तो हम भी पहनते होंगे। इतनी बुद्धि कोई नहीं लगा रहा है कि भाई हरियाणा में भी बहुत अच्छा टेक्सटाइल, जहाँ महाभारत जैसी जगह हुई है, जहाँ मतलब आप सोचो, एक छोटा सा युद्ध की मैं बात करूं कि एक युद्ध हो रहा है और वृंगला के साथ उत्तर है, तो उत्तरा मंगाती क्या है कि उन सारथियों के अंग वस्त्र ले आना, ठीक है। मतलब जिक्र हम तब से कर रहे हैं जो कि हरियाणा में ही हुआ है। यानी हम तो कभी ऐसा था नहीं कि पत्ते बांध के घूम रहे थे, हमारे पास तो कभी ना कभी से कपड़े थे ही। तो महिलाएं क्या पहनती थी उस दौरान? महिलाएं उस दौरान हमारा मतलब ड्रेपिंग होता था, जैसे जेंट्स धोती होती है ना, ऐसी धोती, ऊपर अंगिया और सिर पे एक लंबा पीछे की तरफ। हम कभी भी अपना फ्रंट नहीं ढकते थे,
हाँ, नहीं ढकते थे। महिलाएं ढकती नहीं थी? नहीं, महिलाएं नहीं ढकती थी। इवन केरला में तो आज़ादी से शायद थोड़ा सा पहले ही वो साड़ी के ऊपर ब्लाउज भी नहीं पहनती थी। वहाँ टैक्स, अगर आपको ब्लाउज ब्रेस्ट छिपाना है तो आपको टैक्स पे करना होता था, ठीक है। और हाँ, वो तो हमने पढ़ा है। और इस साइड भी हमारे यहाँ पे पर भी हम ढकने इन द सेंस कि कंचुकी बोलते थे, जिसे आज मॉडर्नाइज ब्रालेट या ब्रा बोल देते हैं, या फिर पीछे एक दुपट्टा होता था जो पीछे की तरफ रहता था और ड्रेप किया हुआ हमारा धोती नुमा जो था, ड्रेपिंग रहती थी। ये हो गया हमारा उस दौर का। फिर आने वाले दौर में भी अगर हरियाणा में बोलें तो बिल्कुल रिसेंटली अगर हम 150-200 साल पुरानी बात करें तो हमारा वही खारा होता था, स्कर्ट नुमा, और नीचे ज्वेलरी, ऊपर अंगिया, और उसके ऊपर जो होती थी सोपली, दुकनिया, ये सब होता था, जिसका ओढ़ने के पैटर्न को गाती बोलते थे। फिर हम और थोड़े मॉडर्नाइज हुए तो दामन आ गया, दामन, कुर्ता, चुंदड़ी आ गया, ठीक है। अभी हम और मॉडर्नाइज हुए हैं तो सलवार सूट आ गया। हालांकि मेरी नानी ने कभी दामन दुमन नहीं पहना, वो सूट सलवार ही पहनती थी। ये डिपेंड करता है कि हमारे आसपास हम किस माहौल में रह रहे हैं। जो ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी या पंजाबी कम्युनिटी के बीच में जो रहे, क्योंकि मेरे नाना ब्रिटिश आर्मी में लैंग्वेज ट्रांसलेटर थे, नानी साथ में रहती थी, सो उनके आसपास या तो पंजाबी तबका ज़्यादा रहा या तो मुस्लिम, क्योंकि उस टाइम पे फैजाबाद यानी अयोध्या में रहते थे और मेरी मम्मा का भी जन्म उधर ही का हुआ है। सो नानी सूट सलवार पहनती थी, मैंने कभी नहीं देखा। और मेरे घर में भी, क्योंकि मेरे फादर खुद बाहर से ही पढ़ के आए थे, तो कोट पैंट और ये सब, मतलब मैंने जितना कल्चर आके सीखा वो हरियाणा में भोर में ही आके सीखा है कि यस, ये इनका इतना रिच कल्चर होता था जो इन्होंने मतलब पूरा हमने खुद नहीं संभालने की वजह से इसे ख़राब कर दिया। आज भी आप देखो शादियों में अच्छा लगता है कि फ़ीमेल दामन पहनती हैं, कितने परसेंट है जो उस फीमेल को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए धोती कुर्ता पहन के चले जाएं? नहीं जाते हैं। फीमेल खाली अपना महिला संगीत वगैरह हुआ तो उसमें पहन लेती हैं, पर एक्सेप्टेंस नहीं है हमें अपने ही कल्चर की, इसलिए हम कहीं ना कहीं पे फेल हैं। और मेरे जैसा इकलौता बंदा, वो भी जुनूनी बंदा, और तो मतलब एक लिमिट तक ही काम करेगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि कोई और आए, कोई सीखना चाहे, कोई करना चाहे। बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सीख के जाते हैं, पर फाइनली सबका मोटो वही है कि हमें कम उसमें टाइम में ज़्यादा पैसे बनाने हैं, या तो किसी को जॉब करना है, प्रोजेक्ट के लिए आते हैं। अभी रिसेंटली भी परसों मेरे पास एक लड़की का कॉल आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पहला कॉल था जिसमें मेरा खुद का दिल बहुत खुश हो गया। उस 21-22 साल की लड़की है और NID की तैयारी कर रही है। मैंने कहा बच्चे, बोले मैम मैं हरियाणवी कल्चर पे अपना प्रोजेक्ट बनाना चाह रही हूँ, इस पे कॉस्ट्यूम पे, और जितने भी मैंने देखे ना सब लग रहा है कि वो फेक है। आपका कोई एक वीडियो मैंने सामने आया तो ये उसने मुझे इंस्टा पे भेजा, इंस्टा अपनी बहन का यूज़ करके भेजा। मैंने कहा बेटा आप इंस्टा पे मैंने सब डाला हुआ है, आप देख लो। मुझे लगा बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं और इतना सीरियस नहीं लेते। बोले मैम मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ ही नहीं, हम चैट कर रहे हैं वहाँ अपनी बहन के, उससे वो चैट कर रही है। फिर मैंने उसे अपना नंबर दिया, मैंने कहा तुम मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लो। बोला मैम क्या हम इस पे जीमेल पे मतलब जूम मीटिंग, आई थिंक गूगल मीट पे बात कर लें कि मेरे पास मैं मतलब थोड़ा कंफर्टेबल रहूँगी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे कहीं पे भी नहीं हूँ। 20-22 साल की एक बच्ची, ठीक है, ऐसे ही बच्चे रहेंगे आने वाले टाइम में जो इस कल्चर को संभालेंगे। अदरवाइज हम सोशल मीडिया में इतना घुसे। और उसका भी यही सवाल था कि मैम ऐसा क्या हो कि हम अपने कल्चर को बढ़ा दें। मैंने कहा तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे आ अदरवाइज आप बता ही नहीं सकते। मैंने भी कभी इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया चीज़ों को। हालांकि मुझे कलाश्री अवार्ड गवर्नमेंट ने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया, इसके लिए कलाश्री अवार्ड दिया गया मुझे, ठीक है, पर मैंने कभी उन चीज़ों को प्रमोट करने की, क्योंकि मैं इतना अपने अंदर घुसी हुई थी कि मुझे ये भी करके देखना है, इसके साथ ये एक्सपेरिमेंट भी करना है, ये भी करना है। मैंने वो ध्यान ही नहीं दिया कि ये ख़त्म दोबारा ना हो जाए, इस पे भी काम करना है। इवन अब मैं खुद इसके डॉक्यूमेंट तैयार कर रही हूँ कि लिखती हूँ थोड़ा बहुत रोज़ कि किस तरीके से बनना चाहिए, क्या से बनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डाइंग के प्रोसेस हैं हमारे जो ख़त्म हो गए हैं, ख़ास करके इंडिगो। आज के टाइम पे आप इंडिगो, एक नीले रंग का कपड़ा होता है, ठीक है, जर्मन इंडिगो मार्केट में बहुत है, उसे आप धोगे तो कलर निकलता है, ठीक है। और हम सबके दिमाग में सोचो, सबने भर दिया कि इंडिगो वही है जो ब्लीड करेगा, ठीक है ना। मेरे पास खारे रखे हुए हैं, कम से कम 150-200 साल के बीच के हैं,
ब्लू इंडिगो में डाई हैं, फेडेड भी नहीं है, ब्लीड करना तो बहुत दूर की बात है। मैं आज भी पहनती हूँ उन्हें। और वो होता था नील बड़ी, आज भी हमारे खेतों में उगती है। ठीक, जो मतलब छोटे बच्चे रहे होंगे जो आज के टाइम पे 40-45 साल के हैं या 50 साल के हैं, जब वो छोटे थे तो नीले रंग की एक बरमिंटी सी बोलते थे यहाँ पे, उसको खाते थे तोड़ तोड़ के, ठीक है, उसी की जड़ में से वो निकलता था, उसी से वो डाई करते थे। सो हमने अपना इंडिगो तो खुद ख़त्म ही कर लिया है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें कहीं लिखी नहीं है, रिटर्न में ही नहीं है कि हमारे कौन कौन से प्लांट थे जिनसे हम डाई करते थे, जिनसे इतना स्ट्रॉन्ग कलर आता था। और कलर फिक्सिंग हमारी फीमेल जितना अच्छा करना जानती थी, आज के टाइम पे एक डाई वाला नहीं जानता केमिकल कलर को, जितना हम ऑर्गेनिक कलर को फिक्स करना जानते थे। और ये कब होगा? जब हम उन बुढ़ापे में गई हुई उन औरतों के साथ, आदमियों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ बैठेंगे, जब हम अपना मोबाइल साइड में रख के उनसे बात करना शुरू करेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि हाँ आप कैसे बनाते थे, क्या करते थे, क्या काम था, किस तरीके से किया जाता था, तभी कल्चर बचेगा। अदरवाइज आप देखो ना, हमने बुज़ुर्गों के साथ बैठना छोड़ दिया है। मैं हर एक मतलब मैं हॉस्पिटल भी गई हूँ ना, और कुछ मुझे लगी कोई 80-85 साल की बुढ़िया है, मैं बात करना शुरू कर देती हूँ, दादी आपने ये किया था, आपने ऐसे कपड़ा बनाया था, आप रेजा के बारे में पता है। इस तरीके से मैंने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। जी ललिता जी, ऐसा लग रहा है कि आपके साथ हम जो है ना ये डिस्कशन जो है कभी ख़त्म ना हो, पर पॉडकास्ट के इंटरव्यू की भी एक सीमा है। और अब हम जो है इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करना चाहेंगे। और हमें रेज़ा के बारे में और आपके पैशन के बारे में और आपके एफ़र्ट्स के बारे में, और एफ़र्ट्स आपने सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं, जो जेल में सज़ा याफ्ता कैदी है इवन वहाँ तक जा कर के आपने ना सिर्फ रेज़ा को रिवाइव किया, उन लोगों की पर्सनल ज़िंदगी में जो एक बदलाव लेकर आए उनके बारे में, और फैशन के बारे में, टेक्सटाइल के बारे में, हरियाणा के कल्चर के बारे में बहुत सारी जो है ना आपने बातें की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सत्सिंह जी। एक बात और इसमें मैं सॉरी ऐड करना चाहूँगी कि इन्वेट्स के अलावा मैंने बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी ट्रेंड किया, और उनमें से मेन जिनके साथ अब हमारे मोदी जी ने मन की बात की थी, वो मेरा ट्रेंड किया हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जेन्युइन तरीके से लोग काम कर रहे हैं। पर मैंने 17 ग्रुप को ट्रेंड किया था, उनमें से एक ही कर रहा है, बस ये मेरे लिए दुखदाई है। तो डेफिनेटली ऐसे और भी अगर कोई स्टूडेंट आके सीखना चाहे या किसी में भी, चाहे वो क्राफ्ट है या फिर वो टेक्सटाइल है, सो मोस्ट वेलकम, मेरे पास आ सकते हैं और सीख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। The Haryana Talks presents She Talks, a podcast series dedicated to women, brought to you by our proud sponsor LPS Bosard and co-sponsored by Pathania School and Shri Balaji Mishthan Bhandar.